अभी तक आपने पढ़ा फर्म के समापन के काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। आज मैं पूरे पार्ट का एक बार पूरा सारांश आपको समझ देता हूँ, फिर हम छोटे क्वेश्चन से उसको लेते हैं। सबसे पहली बात है वो फर्म का समापन होता क्या है। जब किसी फर्म के साझेदारों के मध्य साझेदारी समाप्त हो जाए, परस्पर संबंध विच्छिन्न हो जाए, उसको आप कहेंगे फर्म का समापन या विघटन। सेकंड बात है साझेदारी का समापन। अभी मैंने आपको बात समझाई फर्म का समापन, अब मैं आपको समझा रहा हूँ साझेदारी का समापन। साझेदारी का समापन का अर्थ होता है किसी एक साझेदार का अन्य साझेदारों से संबंध टूट जाना। अब उसके बाद में फर्म के विघटन के समय लेखा उसके बंद कैसे करेंगे आप, इसके बारे में आपको थोड़ी बात समझाऊंगा। बोलो सबसे पहले आपको एक अकाउंट स्पेशल खोलना पड़ेगा, वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट फर्म के समापन के समय खोला जाता है। इसकी प्रकृति नाम मात्र अर्थात लाभ हानि खाते के समान है। इस खाते में सबसे पहले बैलेंस शीट में जो एसेट्स दे रखी है उसकी पुस्तक मूल्यों को वसूली खाते के डीआर ट्रांसफर करेंगे और परोक्ष अपन करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डीआर को सभी एसेट्स। उसके बाद में जो सेकंड अपन दायित्व दे रखे हैं दायित्व पक्ष में उसको ट्रांसफर करेंगे, उसकी एंट्री आप करेंगे लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। इससे क्या होगा, एसेट्स और लायबिलिटीज के खाते बंद हो जाएंगे। उसके बाद में तीसरी बात होगी संपत्तियों को विक्रय करना। नकद हो सकता है, किसी संपत्ति को कोई साझेदार किसी मूल्य पे ले सकता है। जब आप नकद बेचेंगे तब आप एंट्री करते हैं कैश अकाउंट या टू रियलाइजेशन। और मान लो किसी साझेदार ने किसी संपत्ति को ले ली तो पार्टनर्स अकाउंट या टू रियलाइजेशन। उसके बाद में दायित्व का चुकारा करेंगे, भुगतान करेंगे। यदि नकद आप करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश। यदि किसी साझेदार द्वारा किसी दायित्व के चुकाने की जिम्मेदारी लेता है तो उसके अंदर आप करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद में बैलेंस शीट में आप जानते हैं सामान्य आपने पढ़ा था परवेश वाला पार्ट, रिटायरमेंट डेथ वाला क्वेश्चन पढ़े। और बैलेंस शीट में आपको अविदित लाभ हानियाँ दे रखी है, उसको साझेदारों के पूंजी खाते में आपको ट्रांसफर करना होगा। अब इसके बारे में 4 प्रकार के लगभग क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला सामान्य क्वेश्चन जो भी मैंने प्रक्रिया आपको समझाई। सेकेंड आपको कई बार क्वेश्चन आपको कहा जाएगा कि स्थायी पूंजी पद्धति है जिसमें करंट अकाउंट आपको दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर। तब आपको जो साझेदारों के संबंध जो मुख्य बातें हैं वो पूंजी खाते में ट्रांसफर न करके आपको चालू खाते में ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब करंट अकाउंट के शेष को आपको पूंजी खाते में ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर लास्ट जो डिस्पोजल निर्भर होगा वो पूंजी खाते के अंदर आपको कैश यानी बैंक द्वारा आपको करना होगा। अब तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन होता है, कई बार आपको बैलेंस शीट आपको नहीं दी जाएगी। तो बैलेंस शीट नहीं दी जाएगी तो एसेट्स आपको ज्ञात नहीं होगी, कुल संपत्ति आपको ज्ञात नहीं होगी। इसके अंदर पूंजी और दायित्व आपको ज्ञात होंगे और एसेट्स में कैश इन हैंड आदि आपको दे सकते हैं। तब आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी और मेमोरेंडम बैलेंस शीट के दायित्व के अंदर आपकी कैपिटल पार्ट्स कैपिटल है, लायबिलिटीज है, उसके बाद में एसेट्स में यदि कैश इन हैंड आदि दे रखा है तो कुल दायित्व यानी पूंजी के योग में कैश या और कोई एसेट आपको जो बढ़ाएंगे तो आपकी सन्ड्री एसेट्स आएगी। उसके बाद वही बल्कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट खोलना, कैश अकाउंट खोलना, पार्टनरशिप अकाउंट खोलना। अब चौथे प्रकार का सवाल जो महत्वपूर्ण होता है वो है गार्डन बना मरे नियम, अर्थात किसी साझेदार का दिवालिया होना। दिवालिया होने पर आपको गार्डन बना मरे नियम लागू करना पड़ेगा। इसके बारे में आपने पीछे समझा था। ब्रिटेन के अंदर 30 जून 1900 के अंतर्गत एक मामला दर्ज हुआ। 3 भागीदार थे, गार्डन था, मरे था, विल्किंस था। विल्किंस दिवालिया हो गया और विल्किंस दिवालिया होने पर जो उसकी पूंजी की न्यूनता है उसको किस अनुपात से शेष साझेदार वहन करेंगे, इस जो मुकदमा हुआ था इस निर्णय से पहले उसकी न्यूनता को लाभ अनुपात से बांटते थे। उसके बाद में गार्डन बना मरे नियम के अनुसार न्यायाधीश ने जो निर्णय दिया सन 1903 के अंदर, उसमें 2 निर्णय दिए महत्वपूर्ण। नंबर 1, दिवाली की न्यूनता को विघटन से पहले का जो पूंजी अनुपात है उससे बांटना। नंबर 2, वसूली की हानि को साहूकार साझेदार नकद में लाएंगे। ये 2 महत्वपूर्ण निर्णय थे और इसके पीछे निर्णय का जो आधार था व्यापारिक हानि से भिन्न हानि थी, न्यूनता थी, इस कारण से ऐसा निर्णय दिया गया। अब मैं आपको कुछ और बातें समझा रहा हूँ। इसमें फर्म के समापन की कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से तरीके, कौन कौन से प्रकार है, उसमें आपने समझौते के अनुसार फर्म का समापन करना है। उसी प्रकार से आपको ऐच्छिक साझेदारी तो ऐच्छिक समापन हो सकता है। और मान लो कोई विशेष घटना घटित हो जाए उसके तहत फर्म का समापन हो सकता है, अनिवार्य समापन हो सकता है और न्यायालय द्वारा समापन हो सकता है। 5 इसके प्रकार है। उसके बाद में आपको समझा रहा हूँ भुगतान का क्रम क्या होगा।
जब आप रेखा को उसके फर्म की बंद करते हैं फर्म के विवरण के समय, तो उसके भुगतान के क्रम के अंतर्गत सबसे पहली बात समझनी है, जो लॉसेज है, हानियाँ हैं पूंजी सहित, सबसे पहले लाभों से, फिर पूंजी से, उसके बाद में कम पड़ेगा तो शानदार नकद लाएंगे और अपने लाभ हानि अनुपात से उसकी हानि को है करेंगे। उसके बाद में एसेट्स को आप बिक्री करते हैं, सेल आउट करते हैं, और कैश जो अवेलेबल है उसका उपयोग कैसे करेंगे। सबसे पहले जो बाहरी तृतीय पक्षकार के जो सूक्ष्म ऋण हैं उनको चुकाने में, फिर बाहरी दायित्वों को चुकाने में, फिर साझेदारों के ऋणों को चुकाने में, फिर पूंजी की साझेदारों की पूंजी की वापसी में, और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो पैसा बचेगा शेष साझेदारों को उनके लाभ हानि से डिवाइड कर लेंगे। इस तरीके से इस पर काफ़ी जो आपके क्वेश्चन आए, 4 प्रकार के क्वेश्चन, सामान्य क्वेश्चन है, करंट अकाउंट आपको दे रखा वो क्वेश्चन है, मेमोरी बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, और दिवाली का क्वेश्चन है, गार्डन बना मरीन, ये मैं 4 प्रकार के क्वेश्चन लगभग। अब आपके छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको आप समझे 20 सवाल ले रहा हूँ, 20 सवाल। फर्स्ट आपको बोला है फर्म का समापन किसे कहते हैं। एक, फर्म के साझेदारों के मध्य साझेदारी का समापन, साझेदारों या साझेदारी का समापन फर्म का समापन कराता है, फर्म का समापन कराता है। समझे, एक फर्म के साझेदारों के मध्य साझेदारी का समापन फर्म का समापन कराता है। इसमें क्या होगा, सभी साझेदारों के परस्पर संबंध है वो समाप्त हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है साझेदारी का समापन किसे कहते हैं। याद रखें, फर्म के समापन के अंदर सभी साझेदारों के संबंध छिड़ जाएंगे, लेकिन साझेदारी के समापन के अंदर ऐसा नहीं होगा। इसकी स्थिति क्यों होती है, जब किसी नए साधन का प्रवेश हो, सेवानिवृत्ति हो, मृत्यु हो, और फर्म का पुनर्गठन होता है, जब साझेदारी का समापन होता है, इसको आप कहेंगे किसी एक साझेदार का अन्य सभी साझेदारों से संबंध टूटना, ये कहलाएगा साझेदारी का समापन। इसमें क्या, फर्म का पुनर्गठन होता है, जब कोई नया साझेदार प्रवेश करेगा या सेवानिवृत्त हो जाती है, किसी साझेदार की डेथ हो जाती है, तब आपको याद रखें वो साझेदारी का समापन होगा। शेष एक साझेदार जाता है, एक नया आता है, लेकिन शेष साझेदार है वो कारोबार को जारी रखते हैं, उसको आप कहेंगे साझेदारी का समापन। अगला प्रश्न है फर्म के समापन के समय कौन सा खाता खोला जाता है जिसमें संपत्ति और दायित्व के मूल्यों को ट्रांसफर किया जाता है। उसकी पद्धति क्या है, सीधा सूत्र है वसूली खाता, रिलायंस अकाउंट वसूली खाता। और इसकी पद्धति क्या है, नाम मात्र, नाम मतलब लाभ वाली खाता है। जैसे रिलायंस अकाउंट है, बेसिक वैसे आपका वसूली खाता है, याद रखें रिलायंस अकाउंट बोला जाता है वसूली खाता, और सेकंड आपका नॉमिनल अकाउंट नाम खाता। अगला प्रश्न, फर्म के समापन पर फर्म के चिट्ठे में प्रकट संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों को किस खाते में किस मूल्य को ट्रांसफर करते हैं। याद रखें वसूली खाते में, वसूली खाते में, ये आंसर आपका वसूली खाते में। और उसके बाद में पुस्तक मूल्य पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पुस्तक मूल्यों पर जो वसूली खाते में एसेट आप जो ट्रांसफर करते हैं बुक वैल्यू पर, पुस्तक मूल्य पर, बुक वैल्यू पर आपको ट्रांसफर करना होता है। गार्डन बराव मरे नीति के अनुसार दिवाली की न्यूनता को शेष साझेदार किस अनुपात में बांटते ध्यान है। जो फर्म के विवरण से पहले बैलेंस शीट में जो पूंजी आपको दर्ज की है, तो पूंजी अनुपात से आपको है दिवाली की न्यूनता को वह करवानी है पूंजी अनुपात से, पूंजी अनुपात से। तो ये भी पूंजी अनुपात कौन सा, फर्म के विवरण से, आर्थिक चिट्ठे में जो आपको बैलेंस शीट फर्म के विवरण से पहले जो पूंजी आपको रखी है उस अनुपात से दिवाली की न्यूनता को वह करवाएंगे। गार्डन बराव मरे नियम मुकदमे में दिवाली कौन था, 3 भागीदार थे, गार्डन था, मरे था, तीसरा विलिकेंस, दिवाली था विलिकेंस, किसी पार्टी के नाम है विलिकेंस, विलिकेंस जो कि दिवालिया था इन शॉर्ट। अगला जो क्वेश्चन है इसका आंसर था विलिकेंस। यदि किसी फर्म में कोई साझी दिवालिया हो जाए, उसकी न्यूनता को गार्डन बनाम मनी न्यू लागू नहीं करना है। आपको क्वेश्चन स्पेशल कहा गया गार्डन बनाम मनी न्यू लागू करना है, तब उसकी न्यूनता को शेष साहूकार साझेदार किस अनुपात से बंद करेंगे। अपने साहूकार साझेदार
साहूकार साझेदार अपने लाभ हानि पास, अपने लाभ हानि अनुपात। जब आपको चला के कहा जाए क्वेश्चन में दिवालिया होना चाहिए प्रश्न में कोई सावधान, और कहेंगे आपको गार्डनर बनना, मनी लागू नहीं करना है, तो आपको लाभ अनुपात से बांटना है। क्वेश्चन 8, फर्म के समापन भुगतान का क्रम क्या होगा? क्वेश्चन है। सबसे पहली बात है हानियां पूंजी सहित पूंजी की न्यूनता। सर्वप्रथम लाभों से पूर्ति करेंगे, लाभों से, फिर पूंजी से, फिर यदि अभी भी कम पड़ा पैसा, साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात से पैसा लाभ को उसकी पूर्ति करेंगे। सेकंड बात इसी के पास पहला पॉइंट है। सेकंड आपकी है संपत्तियों के विक्रय, और बैलेंस शीट में जो कैश है वो भी साथ जुड़ेगा। संपत्ति विक्रय से वसूल हुई राशि का उपयोग। अब इससे अंदर 5 पॉइंट आपको ले रहा हूं। नंबर 1, तृतीय बाहरी ऋण जो कि सुरक्षित है, सिक्योर्ड लॉन है, सुरक्षित ऋण, उसको चुकाने के अंदर। नंबर 2, अन्य असुरक्षित दायित्वों का भुगतान। नंबर 3, साझेदारों के ऋणों का भुगतान, साझेदारों के ऋणों का भुगतान। नंबर 4, पूंजी की वापसी, पूंजी का भुगतान, साझेदार जो पूंजी लगी हुई है उनको पेमेंट करना। और नंबर 5, अभी भी कैश अवेलेबल है, शेष राशि लाभ हानि अनुपात से साझेदार में वितरित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गार्डन बनाम मनी नियम को समझाइए। इसमें दो बातें आई है। नंबर 1 समझा रहा हूं, दिवालिये साझेदार की न्यूनता, पूंजी की न्यूनता है, दिवालिया साझेदार की न्यूनता को साहूकार साझेदार याद रखें, साहूकार साझेदार तो यही है, साथ में इनका पूंजी का धनात्मक शेष होना चाहिए, ऋणात्मक शेष साहूकार साझेदार है वह नहीं करेगा। दिवालिया साझेदार की न्यूनता को साहूकार साझेदार पूंजी अनुपात से वहन करेंगे, पूंजी अनुपात से। एक सेकंड बात इसमें है, वसूली खाते की हानि, साहूकार साझेदार है, किसी साहूकार साझेदार का ऋणात्मक शेष है, वो वसूली की हानि को साहूकार साझेदार नकद में लाएंगे, वो नकद नहीं लाएगा, ऋणात्मक शेष नकद में लाएंगे। याद रखें, सन 1903 के ब्रिटेन के अंदर जो न्यायाधीश ने इस गार्डनर मनी के अंदर फैसला दिया है, उसमें आपको बोला कि दिवाली की न्यूनता को साहूकार साझेदार पूंजी अनुपात से वहन करेंगे। सेकंड, वसूली खाते की हानि जो लॉस है साहूकार साझेदार रूप में लाएंगे। क्वेश्चन 10, फर्म के विघटन पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं? वसूली खर्च या वसूली व्यय, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फर्म के विघटन पर साझेदारों की पूंजी खाते किस खाते से होते हैं? याद रखें, जब पार्टनर्स का बनता लाभ जो डिस्पोजल करते हैं, निर्माण करते हैं, वो कैश बैंक द्वारा, कैश और बैंक, टू कैश बाय कैश, टू बैंक बाय बैंक, जो इसी स्थिति है उसको अनुसार निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन इसका आंसर था कैश बैंक। फर्म के विघटन के समय अलिखित संपत्ति, अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो बैलेंस शीट में नहीं है,
उसको भेजने पर क्या पुष्टि करेंगे? कैश अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन। संपत्ति का नाम नहीं आया, इसका ध्यान रखना, कैश टू रियलाइजेशन। 13 क्वेश्चन है, फर्म के विघटन के समय अलिखित दायित्व अनरिपोर्टेड लायबिलिटीज यदि बैलेंस शीट के बाहर आपको दे रखे हैं, उसका भुगतान करना स्पष्ट होगा आपको, तो पहले आप कहेंगे रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू कैश, या आपके अनरिपोर्टेड जो लायबिलिटी है उसको चुकाने के एंट्री को रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू कैश। क्वेश्चन है स्मार्ट आर्थिक चिट्ठा क्या है? ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मैंने आपके 3-4 क्वेश्चन दिए थे। ये क्या होता है? जब क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में आपको बैलेंस शीट बनी हुई नहीं है और कैलकुलेटर दायित्व आपको दे रखे हैं, कुल एसेट्स आपको ज्ञात नहीं है, तब आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। इसको आप कहेंगे पूंजी, पूंजी एवं दायित्व ज्ञात है, ज्ञात, कुल संपत्तियां ज्ञात नहीं हो, कुल संपत्तियां अज्ञात हो, अज्ञात हो, तब मेमोरेंडम, तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। इसको बोलते हैं स्मार्ट चिट्ठा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका जो अंदर आएगा का वो संडे एसेट आएगी, दायित्व पूंजी के योग में एसेट कुछ ज्ञात को बढ़ाएंगे, बाकी वाले की संडे एसेट जो कुछ सब बोली मैंने। पुनर्मूल्यांकन खाते वसूली खाते के अंदर आपको पढ़ा होगा रिवर्शन अकाउंट, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है। इसमें 2 अंदर आप पूछे, नंबर 1 रिवर्शन अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट किसी नए साझेदार के प्रवेश, साझेदार अवकाश ग्रहण करने के साझेदार का अवकाश ग्रहण, मृत्यु आदि के समय बनाया जाता है, बनाया जाता है। जबकि वसूली खाता फर्म के समापन के समय, फर्म के समापन के समय बनाया जाता है। सेकंड जो इसका डिफरेंस आप ले सकते हैं, संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यों में हुआ परिवर्तन के प्रभाव को, अर्थ ये होता है इसका, संपत्ति मूल्य बढ़ा है घटा, दायित्व मूल्य बढ़ा है घटा, उसके प्रभाव को पुनर्मूल्यांकन खाता रिवॉल्यूशन अकाउंट दिखाते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट। जबकि फर्म के विघटन या समापन के समय संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यों को, वसूली खाते में ट्रांसफर करके उसको बंद करते हैं। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, फर्म का विघटन और साझेदारी का विघटन को अंदर बताइए। नंबर 1 सभी साझेदारों के पारस्परिक संबंधों की समाप्ति होना, संबंधों की समाप्ति, ये फर्म का विघटन कहलाएगा, फर्म का विघटन। लेकिन जो सेकंड बात आपका है साझेदारी विघटन, एक साझेदार का शेष साझेदारों से
संबंधों को टूटना, संबंधों का टूटना, विच्छेद होना, संबंधों का टूटना, यह आपको कहलाएगा साझेदारी का विघटन। अब उसके बाद में सभी जो आप अंतर लेते हैं, फर्म के विघटन के समय रियलाइजेशन अकाउंट खोला जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट, जबकि साझेदारी विघटन के समय रिवॉल्यूशन अकाउंट खोला जाता है। इसको बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता, इसको बोलते हैं वसूली खाता। ये आपकी दोनों है। अगला क्वेश्चन है फर्म के विघटन के प्रकार, 5 मेन इसके प्रकार टाइप्स हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट आप लेते हैं समझौते द्वारा, समझौते द्वारा फर्म का विघटन। नंबर 2 ऐच्छिक समापन, फर्म का ऐच्छिक समापन, किसी विशेष घटना, किसी विशेष घटना के घटित होने पर, घटित होने पर। नंबर 4 अनिवार्य समापन, अनिवार्य समापन। नंबर 5 न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा समापन। ये 5 प्रकार इसके हैं समापन के, ये 5 पांचवा आपका अनिवार्य समापन, न्यायालय समापन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है अनिवार्य फर्म के समापन के 2 उदाहरण दीजिए। अभी मैंने जो 5 प्रकार थे उसमें आपको अनिवार्य समापन का पूछा है, इस पे ये ले सकते हैं, एक साझेदार को छोड़कर, एक साझेदार को छोड़कर अन्य सभी साझेदारों का दिवालिया होना, का दिवालिया होना, एक को छोड़ के सारे दिवालिया होंगे। नंबर 2 फर्म का कारोबार, फर्म का जो बिजनेस है, कारोबार है, इलीगल, गैर कानूनी हो गया, यानी कानून गैर कानूनी, अवैध हो गया, अवैध हो गया। जो कारोबार फर्म का है वो अवैध हो गया, कानून को तोड़ा है, तो आपको अनिवार्य समापन में फर्म को आपको बंद करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 न्यायालय द्वारा फर्म के समाप्त उदाहरण। नंबर 1 किसी साझेदार का पागल हो जाना, पागल हो जाना, पागल हो जाना, किसी साझेदार का दुराचरण, या कोई साझेदार दुराचरण का दोषी होता है, दुराचरण का दोषी हो जाए। तीसरा एक और आपको बताता हूं, उसमें फर्म का कारोबार निरंतर हानि की स्थिति में है, कंटिन्यू हानि है, तो जनहित में न्यायालय है, आदेश सकता है कि फर्म को आप बंद कीजिए, फर्म का समापन कीजिए। क्वेश्चन 20 चिट्ठे में प्रकट गुडविल स्टॉक को फर्म के समापन वसूली खाते में ट्रांसफर करने की सिंपल सी बात है। कुछ आपके सैंपल लिया है, गुडविल है, स्टॉक है, डेट्स है, फर्नीचर है, कंप्यूटर, कोई भी बैलेंस शीट में आपको इसकी बुक वैल्यू को आपको ट्रांसफर करना है, उसकी एंट्री कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट दिया, रियलाइजेशन अकाउंट दिया, टू गुडविल, अन्य सभी तरह इसको आपको समझना है। परिवेशन और एडवांसमेंट वाला गुडविल का नहीं होगा यहाँ। टू स्टॉक, लास्ट क्वेश्चन आपका चिट्ठे में प्रकट क्रेडिटर्स बीपी को वसूली खाते में ट्रांसफर की क्या करेंगे फर्म के समापन के समय, यहाँ करेंगे क्रेडिट अकाउंट दिया, बैलेंस उल्टे करने हैं, और बीपी अकाउंट दिया, दोनों दायित्व आप जानते हैं, बीपी अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन, इससे क्या होगा, ये दायित्वों के खाते आपके बंद हो जाएंगे। इस तरीके से अपन ये कंप्लीट पार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में नया पार्ट कल शुरू करेंगे, जॉइंट वेंचर शिक्षा। धन्यवाद।